मैनेजिंग डायरेक्टर भारत फोर्स लिमिटेड बाबा कल्याणी जी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हेड लार्सन एंड टूबर ऑपरेशंस अरुण रामचंद्रानी जी, श्री एच.वी.एस. कृष्ण चेयरमैन IMS फाउंडेशन, श्री ओम प्रकाश गुप्ता ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी लघु उद्योग भारती, श्री सचिन सबनीस प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती, साइरिल पेरेरा MD टूरी एग्जीक्यूटिव्स, सारे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री लीडर्स और डिफरेंट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, मेरे मीडिया के मित्रों, यमन्य देवियों वस्तजन, बेंगलुरु में हूँ इसलिए एल्लरिगू नमस्कार कर बेंगलुरु बंदरेवधु संतोष तंदिले. My pronunciation is correct. कन्नड़ राज्योत्सव शुभाशयಗಳು. Brothers and sisters, neither I will speak in English nor in Hindi, but I will speak in English. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लघु भारती को कि आपने लघु उद्योग भारती कर्नाटका और IMS फाउंडेशन के फ्लैगशिप इवेंट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के इस एडिशन में मुझे आपने इनवाइट किया है. आप सभी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कंटिन्यूसली जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके लिए मैं लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं. साथियों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लघु उद्योग भारती अब लघु नहीं रहा, यानी विस्माल नहीं है. यह लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार विशाल बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है और लगातार फल फूट रहा है. इस ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग समस्त भारत में अपनी प्रेजेंस कायम की है और जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टैब्लिशमेंट के समय से ही स्मॉल इंडस्ट्री के हक में अलग अलग समय में आवाज उठाई है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है. एडमिरेबल है. निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती को इस रोल की इंस्पिरेशन RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त हुई है. कहा गया है अहर्निशम सेवा में, यानी सेवा में सदैव लगे रहने की भावना के साथ संघ परिवार पिछले लगभग 100 सालों से सोसाइटी और नेशन की सेवा में लगा हुआ है. नेशन फर्स्ट की यह स्पिरिट से होल हार्टेडली और फुल डिवोशन के साथ RSS के लोग लगभग एक सेंचुरी से काम कर रहे हैं. मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं भी लंबे समय से संघ परिवार से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं जुड़ा रहूंगा. इसलिए मुझे मालूम है कि नेशनल सर्विस की सेंटिमेंट और डेडिकेशन हम सबको RSS से ही मिली है. साथियों, कर्नाटक में आना, स्पेशली बेंगलुरु में आना, मेरे लिए हमेशा एक खुशी का क्षण होता है. इट इज ए मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी. कर्नाटक संत श्री बसवनाथ का बर्थ प्लेस है, इसलिए इस स्टेट का एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जिस प्रकार से इस स्टेट ने और यहाँ के लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में प्रोग्रेस की है वह वाकई इनक्रेडिबल है. और कर्नाटक की इस प्रोग्रेस में बेंगलुरु के कंट्रीब्यूशन को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता. बात केवल कर्नाटक की ही नहीं है बल्कि पूरे कंट्री की है. मेरे हिसाब से दिल्ली अगर पॉलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है. मुझे जब भी बेंगलुरु आने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाने की मैं कोशिश करता हूं. साथियों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं. भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से
यदि मैं आपसे एंशिएंट टाइम्स की बात करूं तो आप सब दक्षिणापथ के नाम से जरूर परिचित होंगे, और हमेशा से साउथ इंडिया प्रॉस्पेरिटी से सिनोनिमस रहा है। सातवाहन, चेर, चोल और पांड्य राज्यों की फिनोमिनल प्रॉस्पेरिटी से साउथ इंडिया का इतिहास भरा पड़ा है। न सिर्फ एंशिएंट टाइम बल्कि मेडिवल टाइम में भी साउथ इंडिया अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता रहा है। न केवल इकोनॉमिक बल्कि कल्चरल वे में भी साउथ इंडिया प्रॉस्परस रहा है। अपनी जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण साउथ इंडिया तो हमेशा से इन्वेडर्स के लिए एक डिस्टेंट टारगेट रहा, और सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया को इन्वेडर्स का सीधे सामना करना पड़ा, जिस वजह से अलग अलग समय पर अलग अलग इन्वेडर्स ने नॉर्थ इंडिया में हमारे कल्चर को डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया इन्वेडर्स से कंपैरेटिवली कम अफेक्टेड रहा, जिसका रिजल्ट यह था कि हमारी इंडियन कल्चर साउथ इंडिया में कहीं अधिक वाइब्रेंट दिखाई देती है। दक्षिण भारत ने इंडियन कल्चर को जिस प्रकार से प्रिजर्व किया है और निखारा है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। साथियों, राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं, और साथ ही साउथ इंडिया इंडियन कल्चर का एक सेफ हाउस भी है। वर्तमान समय में भी भारत का सदर्न पार्ट जिस प्रकार से भारत के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उससे हम सभी अच्छी तरह फैमिलियर हैं। आर्ट हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो, सिनेमा हो या ज्ञान विज्ञान यानी नॉलेज एंड साइंस, साउथ इंडिया ने इन सबके डेवलपमेंट के जो नए डायमेंशंस गढ़े हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। और मित्रों, हम जानते हैं कि सनराइज ईस्ट में होता है, भारत के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सनराइज होता है। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि भारत में यदि दिन का सूर्य या कहें प्रकाश का सूर्य भारत के ईस्ट में उगता है, तो डेवलपमेंट और साइंस का सूर्य भारत के साउथ में उगता है। आज यहां आप सबके बीच आकर मुझे इंडस्ट्री के बड़े समूह से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला है। वैसे तो मैं कई वर्षों से इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बराबर बातचीत करता रहता हूँ, बाबा कल्याणी जी सब सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूँ, मेरे लिए वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें मुझे इंडस्ट्री और ग्रोथ रियलिटी के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं कि वाकई में इस सेक्टर में कहाँ पर क्या हो रहा है, इस संबंध में एक डिटेल जानकारी मिलती है। और आज जब मैं यहाँ आप सबके बीच मौजूद हूँ, तो मुझे इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन यानी स्मॉल इंडस्ट्री, मैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन मानता हूँ स्मॉल इंडस्ट्री। यह स्मॉल इंडस्ट्री पर बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए आपसे स्मॉल इंडस्ट्रीज की स्थिति और नेशनल डेवलपमेंट में इनके रोल पर यहाँ पर कुछ बातें रखना चाहूँगा। साथियों, किसी नेशन के डेवलपमेंट में वहाँ की इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। जब भी इंडस्ट्रीज का जिक्र होता है, जब भी इंडस्ट्रीज की चर्चा होती है, तो दो तरह से सोचने वाले लोग सामने आते हैं। पहला ग्रुप तो ऐसे लोगों का है जो इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन एक ग्रुप है जो प्राइवेट इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये न सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री को नेगेटिवली देखते हैं, बल्कि ऐसे लोगों का यह भी बेसलेस एलिगेशन होता है कि ये प्राइवेट इंडस्ट्री
सिर्फ सेल्फिश मोटिव्स के आधार पर ऑपरेट होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो सेल्फिश मोटिव और प्रॉफिट मोटिव के बीच की जो फाइन लाइन है, उसके बीच के अंतर को, उसके बीच के डिफरेंस को शायद वो समझते नहीं है। वो लोग इकोनॉमी की साधारण सी समझ नहीं रखते हैं, यह मैं साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहना चाहूंगा। प्राइवेट इंडस्ट्री यदि प्राइवेट मोटिव पर काम नहीं करेगी तो वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाएंगी, वो सोसाइटी के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर पाएंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री का प्रॉफिट भारत के करोड़ों परिवारों तक जाता है, जिससे इस देश की इकोनॉमी संचालित होती है। यदि यह सेल्फिश मोटिव होता तो यह दूसरों के लॉस की कीमत पर, लेकिन यह तो प्रॉफिट मोटिव है जो दूसरों के वेलफेयर के साथ आ रहा है। साथियों, प्राइवेट इंडस्ट्री जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वह सोसाइटी में लौट कर जाता है। इसलिए मैं वैल्यू क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज को, प्रॉफिट कमाने वाली इंडस्ट्रीज को राष्ट्र की सेवा में लगे हुए इंस्टीट्यूशन, संस्थानों की तरह मैं देखता हूं। प्रॉफिट के बारे में मैं अपने इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स से यह कह सकता हूं कि प्रॉफिट इज नॉट सेल्फिश, प्रॉफिट इज लेजिटिमेट बेनिफिट। साथियों, अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो आप सभी को, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, मैं हमारी इकोनॉमी की मोटर कहूं तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। जितनी तेज मोटर चलती है हमारी इकोनॉमी की गाड़ी उतनी ही तेज भागती है। भारत तो एंशिएंट टाइम से ही स्मॉल इंडस्ट्रीज पर बेस्ड रहा है। भारत यदि एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि भारत के विलेजेस और टाउन्स में अनेक स्मॉल इंडस्ट्रीज थी जो उस विलेजेस और टाउन्स के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी, प्रोवाइड करती थी और वहां की नीड्स को वो पूरा भी करती थी। एंशिएंट टाइम्स में भी आप देखें तो भारत में कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के उदाहरण नहीं मिलते हैं, बल्कि वे स्मॉल इंडस्ट्रीज ही थी जो विलेजेस और टाउन्स में पाई जाती थी पहले। और आप में से जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में होगा वह जानते होंगे कि भारत में इंडस्ट्रियल सिचुएशन और पॉसिबिलिटीज का जायजा लेने के लिए अंग्रेजों ने 1916 में इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन यह गठित किया था। इस कमीशन का पर्पज यह दिखाना था कि इंडस्ट्रीज के संबंध में भारत कितना बैकवर्ड है, यह अंग्रेज साबित करना चाहते थे। और अप्रॉक्सिमेटली 300 पेजेस की एक अपनी रिपोर्ट कमीशन यह दिखाने में काफी हद तक सफल भी रही है। फिर भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे जुड़ी हैं, जिसे मैं ब्रीफली आपके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। पहली तो यह है कि देश को इंडस्ट्रियल रूप से बैकवर्ड बताने के क्रम में भी वे इसका गोल्डन पास्ट बताने से खुद को नहीं रोक सके थे। रिपोर्ट के फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन में वे एक बात लिखते हैं जिसे मैं यहां एग्जैक्टली आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा। वे लिखते हैं, at a time when the west of Europe, the birthplace of modern industrial system, was inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsmen. And even at a much later period, when merchant adventurers from the west made their first appearance in India, the industrial development of this country was at any rate not inferior to that of the more advanced European nations. वो खुद लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में, यानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम का जन्मदाता वेस्ट यूरोप जब ट्राइब्स के रूप में अपनी
अनसिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस में था, उस समय भारत अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपने क्राफ्ट्समैन के हाई आर्टिस्टिक स्किल के कारण दूर दूर तक बहुत ही फेमस था। यहां तक कि बहुत बार तक जब पश्चिमी व्यापारियों ने अपना कदम यहां रखा, उस समय तक भी किसी भी स्तर पर भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अति आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों से कम नहीं था। यह था हमारा भारत सत्य, और भारत की इस महानता के पीछे हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक मेजर रोल था। और दूसरी बात, कमीशन के इस रिपोर्ट के जवाब में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लगभग 50 पेजेस का एक इंडिपेंडेंट नोट भी लिखा। इसमें आर्गुमेंट्स और ब्रिटिश स्कॉलर्स के ही दिए फैक्ट्स थे। उन्होंने यह याद दिलाया कि भारत प्रारंभ से ही इंडस्ट्री और ट्रेड के क्षेत्र में विश्व की लीडिंग कंट्रीज में से एक रहा है। उन्होंने 3 इंडस्ट्रीज के नाम गिनाए जिनके लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता था। वह 3 एरियाज थे: टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ये सभी एंशिएंट टाइम में हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी की एक आइडेंटिटी थी, ये पहचान थे, और स्मॉल इंडस्ट्री का इसमें मेजर रोल था। आज जब मैं लघु उद्योग भारती के माध्यम से देश के अनेक लघु उद्योगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं, तो मुझे हमारे देश का वही प्राइड फिर से वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी हम अपने इसी विजन, अप्रोच और गति के साथ मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब हम फुल सेल्फ रिलायंस के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आएंगे। साथियों, देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। इस ग्राउंड रियलिटी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस इस बात में देखी जा सकती है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत ही अधिक होती है, अर्थात एक निश्चित लेवल की इन्वेस्टमेंट पर स्मॉल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के अलावा स्मॉल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में समाज में वेल्थ का ज्यादा इवन क्रिएशन तो करती हैं, इवन डिस्पर्सन भी इंश्योर करती है। इसके अतिरिक्त हमारी कई एमएसएमईज एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रही हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में ग्लोबल सप्लाई चेन का हमारी स्मॉल इंडस्ट्री पार्ट भी बन रही है। साथियों, हिंदी में है कि आप सबने एक रहीम का दोहा सुना होगा, रहीमन देख बड़े बड़े को लघु न दीजिए डार। बड़े को देखकर छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए। जहां काम आवे सुई, जहां निडिल का काम होता है, कहां करे तलवार, जहां काम निडिल का है वह काम स्वॉर्ड नहीं कर सकता, यानी तलवार नहीं कर सकती। मतलब हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। यदि आपके पास कोई बड़ी महंगी वस्तु आ गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो पहले से छोटी वस्तु थी उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया अथवा कम हो जाएगा। हर वस्तु का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। जहां निडिल काम आ सकती है वहां निडिल यानी निडिल ही काम आएगी, तलवार यानी सोड यह काम नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार हैवी इंडस्ट्रीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। हैवी इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वह भी देश के डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको इग्नोर करके नेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक और बात मैं एक बात पर और आपका ध्यान आपने दिया होगा
कि लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल इंडस्ट्रीज आसानी से चेंजेस को, जो भी चेंजेस होते हैं उनको एडॉप्ट कर लेते हैं। इनकी यही एडॉप्टेबिलिटी इन छोटे उद्योगों में इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाती है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जायंट इंडस्ट्रीज के पास कैपिटल तो होती है, लेकिन उनके अंदर नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का उतना स्कोप नहीं होता है जितना स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास होता है। इसलिए कई बार न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स के मामले में स्मॉल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा अधिक इनोवेशन ले आते हैं। इसके साथ ही स्मॉल इंडस्ट्रीज राष्ट्र की इकॉनमी को स्टेबिलिटी भी देते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में 3-4 की बड़ी कंपनी है और उनमें 1 या 2 कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मानिए कि लगभग आधी इकॉनमी बेहद फ्रेजाइल सिचुएशन में आ जाएगी। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। छोटे उद्योग 3-4 की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में होते हैं, और यदि अनफॉर्चुनेट स्थिति में उनमें से 2-4 उद्योगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता भी है तो उससे नेशनल इकॉनमी पर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यह स्मॉल इंडस्ट्रीज की प्रेजेंसी है जिससे इकॉनमी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। दुनिया भर की वोलेटिलिटी और इंस्टेबिलिटी से यदि हमारा भारत कम प्रभावित होता है तो उसके पीछे एक कारण हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज भी है। साथियों, यहां मैं ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट E.F. सुगाकर द्वारा लिखी हुई पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, की चर्चा यहां विशेष रूप से करना चाहूंगा। इस पुस्तक की थीम है ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज इफ पीपुल मैटर्ड। और साथियों, ऐसा ही होना चाहिए। पीपुल शुड मैटर। हमारे हर डिसीजन का इवैल्यूएशन इस आधार पर ही होना चाहिए कि वह ह्यूमन सेंट्रिक है या नहीं है। इस पुस्तक में कई वेरिएबल लेसन्स हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं, और इस बुक के प्रिंसिपल्स को देखें तो स्मॉल इंडस्ट्री इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। सामान्यतः पूरी दुनिया में बिगर इज बेटर के कंसेप्ट को अच्छा समझा जाता है। यह माना जाता है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जितनी बड़ी होती जाएगी इकॉनमी के लिए वह इतना ही फेवरेबल इंडिकेशन है। लेकिन शूमाकर ने अपनी इस बुक के माध्यम से बताया है कि इकॉनमी में स्मॉल एंटिटीज बिगर एंटिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा इंपैक्टफुल होती हैं। इसे आप इकॉनमी की गांधीयन फिलॉसफी से भी जोड़कर आप देख सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने भी हैवी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देने के लिए लोगों को इनकरेज किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास बड़े उद्योगों की तुलना में लोकल कम्युनिटी से कहीं अधिक स्ट्रांग कनेक्शन होता है। लोकल कम्युनिटी से ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन होता है स्मॉल इंडस्ट्री का। उनका प्रोडक्शन स्केल भले ही छोटा होता है, लेकिन वह लोकल नीड्स और रिक्वायरमेंट से ज्यादा बेहतर ट्यूनिंग में होते हैं। साथियों, ऐसा नहीं कि स्मॉल इंडस्ट्री हमेशा स्मॉल इंडस्ट्री ही रहेंगे। आप बड़े उद्योगों को भी देखें तो आज अगर कोई जायंट इंडस्ट्री है जिसका थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर है, वह भी किसी न किसी समय पर स्मॉल इंडस्ट्री ही है। यानी लघु उद्योग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के यूथ होते हैं, और इसलिए यूथ की तरह ही इनमें एनर्जी, इनोवेशन और कुछ नया करने की कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध कर देख लीजिए कि कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस देश के डेवलपमेंट में जो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसे किसी भी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप भारत की इकॉनमी के बैकबोन हैं जो लोग यहां पर बैठे हैं।
साथियों, स्मॉल इंडस्ट्रीज की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जब से हमारी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आई है, तब से हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज पर जितना अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ध्यान देने की कोशिश की है। देश की सेवा का अवसर मिलते ही जिन एरियाज में हम लोगों ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया, हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स का अपलिफ्टमेंट उनमें एक था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में उन्होंने मुद्रा स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत हमने एमएसएमईज को कोलैटरल फ्री लोन देने का प्रोविजन किया था और इससे हमने ये इंश्योर किया कि क्रेडिट कंस्ट्रेंट के चलते हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज न होने पाए। कोविड की अनफॉर्चुनेट एपिडेमिक के दौरान, जिसकी भी मिस्टर तेजस्वी सूर्या चर्चा कर रहे थे, जब दुनिया भर में इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, उस समय हमारी सरकार ने माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए करोड़ों रुपए का एडिशनल क्रेडिट लोगों को उपलब्ध कराया था। और उस समय ऐसा करना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था, बल्कि बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत से लोन्स के डूब जाने का भी यह खतरा बना हुआ था, पर हमने अपने स्मॉल इंडस्ट्रियल्स के लिए इसका खतरा उठाया। इस रिस्क को हमने उठाने में रंज मात्र भी हेजिटेट नहीं किया और हमने इस बात पर भी जोर दिया कि सारे खतरे एक तरफ और हमारे इंडस्ट्रीज का वेलफेयर एक तरफ, और इस दिशा में हम आगे बढ़े। साथियों, एमएसएमईज के लिए क्रेडिट के इजी एक्सेस को अवेलेबल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 59 मिनट्स लोन पोर्टल की भी उस समय शुरुआत की गई थी। इस 59 मिनट्स लोन पोर्टल के बारे में भी आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त 2018 से ही हमने सरकार के सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के लिए भी इस बात को कंपल्सरी कर दिया है कि वह कम से कम 25% तक की परचेज एमएसएमईज के ही माध्यम से करें। और हमारे यंग इंडस्ट्रिस्ट और स्टार्टअप्स के लिए हमने देश में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जैसा पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी नहीं रहा। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज देश में 1 लाख से अधिक संख्या में हमारे स्टार्टअप्स हैं और उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स का नंबर हो गया है। ऐसे अनेक प्रयास हमने स्टार्टअप और छोटे उद्योगों की जीवंतता को बनाए रखने के लिए किया है। डिफेंस सेक्टर की यहां तक बात है, एमएसएमईज के लिए हमने कई अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स लिए हैं। हम पहली ऐसी सरकार हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की जिसने वेपन्स के इंपोर्ट के लिए खुद पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि वेपन्स का इंपोर्ट हम जितना कम से कम होगा वो करने की हम कोशिश करेंगे। माने वेपन्स के इंपोर्ट के लिए अपने पर ही हमने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर लिए। हमने 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है जिसके तहत 509 इक्विपमेंट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अब होगी तो केवल भारत में होगी, भारत की धरती पर होगी, भारतवासियों के हाथों से। इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है जिसके तहत 4666 ऐसे आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही होगी और हमारे देशवासियों के हाथों से ही होगी। के माध्यम से न्यू आइडियाज को भी इनवाइट किया है। आइडियाज, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा ही डिफेंस इंडस्ट्री हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऐसा ही इनोवेटिव स्टेप है। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री तीनों सर्विसेज एवं डीपीएसओ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आम जनता के सामने सलूशन के लिए वो जारी करता है और इसमें सेलेक्ट किए गए प्रोजेक्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
फंड और गाइड भी करती है। इसमें दिए जाने वाले ग्रांट का अमाउंट अब तक 1.50 करोड़ तक हुआ करता था। मित्रों, मैंने एक मीटिंग की और अधिकारियों से इस ग्रांट को कुछ और बढ़ाने के लिए कहा। सभी अफसर ने अपने अपने अनुसार कुछ थोड़ा बहुत ग्रांट्स बढ़ाने की बात तो कही। किसी ने यह नहीं कहा कि ग्रांट नहीं बढ़नी चाहिए, तब कहा था कुछ बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। किसी ने 2 करोड़ तो किसी ने 3 करोड़ तक बढ़ाने का प्रपोजल दिया। मैंने सोचा कि जो यूथ हमारे देश के लिए और हमारी डिफेंस के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिफेंस को कई नई चीजें दे रहे हैं, उनके लिए हम ग्रांट बढ़ाने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं। मैंने थोड़ी देर सोचा और प्रपोज किया कि हमारे यूथ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए 1.5 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, 7 यानी 5 और 7 नहीं, अब सीधा 10 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन कर दिया है। और मुझे कहते हुए इस बात की खुशी होती है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने आईडेफ प्राइम को लॉन्च किया है और इसमें ग्रांट बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। यह हमारे इनोवेटर्स और स्टार्टअप की मेहनत, लगन और उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार किस प्रकार का सपोर्ट देती है, इसमें देखा जा सकता है। हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एडिक्वेट डिमांड एश्योरेंस मिल सके, इसके लिए हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से परचेज के लिए डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट का 75% रिजर्व कर दिया है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। और इस 1 लाख करोड़ का 1/4 हमने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अलॉट किया है और इसमें से भी बाकायदा 1500 करोड़ हमने केवल और केवल आईडेक्स और एमएसएमईज के लिए एरमार्क किया है। इससे लाभ यह होगा कि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और आप हैवी इंडस्ट्री के सप्लाई चेन का भी एक पार्ट बन सकेंगे। ये सभी स्टेप्स अंततः हमारी एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करेंगे और डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ रिलायंट इस सेक्टर को बनाएंगे। साथियों, यहां मैं यदि बार बार हैवी इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्रीज का जिक्र कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इन दोनों में कंट्राडिक्शन देख रहा हूं। मैं अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज के क्या बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मैं हैवी इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को डिनाई कर रहा हूं। मैं जानता हूं वास्तव में जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री हैं उनके बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशन है। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे से है। और आप सब लोग तो इकोनॉमी की समझ रखने वाले लोग यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हैं, आप फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अर्थात किस प्रकार बड़े उद्योग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए छोटे उद्योगों पर और छोटे उद्योग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बड़े उद्योगों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल को यदि आप स्मॉल इंडस्ट्री से हैवी इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ें और कल को यदि आप कोई बड़ी कंपनी के रूप में डेवलप हुए तो आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज को भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें भी साथ लेकर चलना है। मैं तो चाहता हूं कि आप सभी बड़े इंडस्ट्रीज बन जाएं। और साथियों, लघु उद्योग भारती एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है। कई सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इसे मैं गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज की तरह देखता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिज कभी 1 वे नहीं होते हैं, वहां रास्ते 2 वे होते हैं। इसलिए मैं आपको आपके रोल को भी 2 वे देखता हूं। पहला रोल तो यह कि आप एक संस्थान के रूप में स्मॉल इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम से सरकार को अवेयर कराएं। अर्थात यदि बिना मतलब का कोई नियम है, कोई कानून है, कोई रूल है, कुछ भी है,
कागजी कार्रवाई है, मल्टी लेयर्ड क्लियरेंसेस आदि हैं, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई इशू है या इसी तरह की और कोई बात है, तो उससे आप हमें अवेयर कराएं। सरकार उन पर विचार करेगी और उनका एज फार एज पॉसिबल सलूशन भी निकालेगी, यह मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। पर इसके साथ ही आपका एक और दूसरा रोल भी है जिसे मैं उतना ही महत्वपूर्ण समझता हूँ। वह यह कि यदि इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट एंड सोसाइटी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज को भी इंडस्ट्री से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और यही आपकी दूसरी भूमिका है कि आप एक इंडस्ट्री एसोसिएशन होने के नाते उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करें। इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी अपनी बैलेंस शीट के प्रति होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के प्रति होती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज और राष्ट्र के प्रति भी होती है। ऐसे में आप विश्वास है, आप इंश्योर करें आप राष्ट्र को टॉप क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे सकें। आप अपने सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वे आपके क्लाइंट्स हों, आपके एम्प्लॉइज हों या फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट के आसपास स्थित कम्युनिटी, आप उनके इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखते ही होंगे। कहीं देखें, समय समय पर उसको रिव्यू भी करते रहें, कहीं पर कोई कमी रह गई है उसे भी दूर करने की कोशिश करें। इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए क्लीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को जितना हम आगे बढ़ा सकते हैं, जितना हम बढ़ावा दे सकते हैं, हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात जब मैं करता हूँ तो मेरा इंटेंट सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में अपना प्रॉफिट का कुछ अंश देने से ही नहीं है। मेरा इंटेंट इस बात से है कि जिस समाज ने आप सबको इतना कुछ दिया है, उस समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर से ही आनी चाहिए और उस समाज में एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए जितना हो सके उतना आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। यह हमारी आपसे अपेक्षा है। करते भी हैं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है कि लघु उद्योग भारती और उसके साथ जुड़ी सभी एमएसएमईज इस दिशा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर वह आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यह भी एश्योर यहाँ करना चाहूँगा कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की दिशा में अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सरकार 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए आगे बढ़ने का यही समय है, आगे बढ़ने का सही समय है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर भारत को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों में अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, भविष्य में भी देते रहेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर मुझे आप यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी के फ्यूचर प्लान्स में सक्सेस के लिए अपनी शुभकामनाओं के साथ अपना एड्रेस यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।